चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पढ़ के आए हैं आप लोग? हाँ, ठीक है। आप पढ़ के आए हैं? नहीं है। हिस्ट्री पढ़े हैं ना? ठीक, कोई बात नहीं। हिस्ट्री में क्या पढ़े? अकबर की बात। अकबर के बारे में। तो अब तो फिर बढ़िया। चलिए, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? मोस्ले ने। किसने किया था? मोस्ले ने किया था, क्योंकि परमाणु क्रमांक पे कौन सजाया था पीरियोडिक टेबल को? मोस्ले। तो मोस्ले ने खोजा था, ठीक है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या को। क्या हाल है आप लोग का? तो कभी कभी वाला नहीं, हमको 100% वाला चाहिए ना, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को किस वर्ड से व्यक्त किया जाता है? जेड से। तो एक हो गया परमाणु संख्या, एक होता है परमाणु द्रव्यमान, एक होता है न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन को किससे व्यक्त किया जाता है? एन, छोटी एन स्मॉल एन से, ठीक है। प्रोटॉन को पी से, हाँ स्मॉल पी से। इलेक्ट्रॉन को ई से, स्मॉल ई से। वही बताइए, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को किससे व्यक्त किया जाता है? कैपिटल ए से। और संख्या को कैपिटल जेड से। क्वेश्चन बनता है इससे, पता है ना? ग्रुप डी में कुछ भी बनता है, ठीक है, देखिएगा तो। परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़े, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कुल योगों को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और परमाणु द्रव्यमान को किससे व्यक्त किया जाता है? कैपिटल ए से, कैपिटल ए से। अब बताइए कि अगर हम मेरे पास द्रव्यमान दिया रहे तो अगर हमको निकालना है वहां से प्रोटॉन, तो कैसे निकालेंगे? हाँ, परमाणु संख्या एक सिर्फ द्रव्यमान, हाँ सिर्फ द्रव्यमान से हम लोग निकाल सकते हैं क्या? द्रव्यमान, हाँ परमाणु संख्या पता रहेगा तभी तो निकलेगा। हाँ, तो वो हर चीज तो वो देगा नहीं, कुछ तो आपको याद भी रखना पड़ेगा ना कि ये क्यों बनाया गया था, 20 तक क्यों हम लोग याद करने दिए थे। हाँ, तो फिर उसमें चाहे वो परमाणु संख्या देगा या परमाणु द्रव्यमान देगा, आपको उसमें घटा के लिखना है। जैसे क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है? 35 होता है। 35, कहीं पे 35 लिखा रहेगा, कहीं 35.5 लिखा रहेगा, ठीक है। तो अब वहां से अगर हम लोग निकालेंगे परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अगर वहां से हम निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या, तब 18 न्यूट्रॉन की संख्या 1। 18 होगा। हाँ, देखिए ये होता है क्लोरीन, यहाँ होगा 17, ये होगा 35। इसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि ए कहते हैं। ये क्या है? हाँ, पी यानी कि प्रोटॉन बराबर क्या होता है? जेड यानी संख्या। 17 आ गया। हमको निकालना क्या है? तो न्यूट्रॉन क्या होता है? दोनों का योग, ये द्रव्यमान, दोनों का योग। तो न्यूट्रॉन हमको निकालना है, तो दोनों का योग क्या होगा? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में से प्रोटॉन को घटा देंगे, तो नहीं निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यानी यहाँ पे कितना है? 35, और यहाँ निकाले 17, कितना निकला? 18, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकाले, इसी से हम इलेक्ट्रॉन निकाले, तो कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन 3 प्रकार से देखेंगे। एक होता है क्या? धन आवेशित, एक होता है ऋण आवेशित, एक होता है उदासीन, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे धन आवेशित, ऋण आवेशित बताते हैं कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है? चार्ज, हम चार्ज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि इस पे क्या चार्ज लगा हुआ है, तत्व पे क्या चार्ज लगेगा उसके बारे में। क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन में अगर चार्ज लगा है प्लस का चार्ज लग गया, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो इसका अलग इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर यहाँ पे नेगेटिव रहे तो अलग निकलेगा, और अगर उदासीन रहे यानी कुछ नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे? तो प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, तीनों का तीनों। अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज है
तो यानी कि जो प्रोटॉन की संख्या वही मेरा न्यूट्रॉन की संख्या, वही मेरा द्रव्यमान, यानी कि सबका 17 का 17। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ नेगेटिव हो गया, नेगेटिव चार्ज एक लग गया, नेगेटिव लग गया, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो पहले से कितना नेगेटिव, 17 नेगेटिव, और एक यहाँ पे और नेगेटिव, कितना हो गया, 18 नेगेटिव। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। लेकिन यहीं पे अगर पॉजिटिव रहे तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव 17 और एक पॉजिटिव, तो घट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 रहे तो 2 घटा देंगे, अगर डबल माइनस रहे तो डबल जोड़ देंगे। ठीक है, आप पहले किए थे, ये समझ में आया? ठीक है, तो आप लोग बताइए सोडियम किसका, सोडियम। आज तो सब यही सब चलेगा। सोडियम पर इलेक्ट्रॉन, सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। एक धन आवेशित है, एक धन आवेशित है, कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि ये कितना है 11, ये कितना है, कौन बताइएगा, 23। ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा तो वही तो सर 10 नहीं सर 10। सबसे पहले देखिए कोई भी चीज निकालेंगे, सबसे पहले द्रव्यमान लिखिए। क्या लिखेंगे, 23। द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना होगा, और द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन कितना है 11, इसमें घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा मेरा न्यूट्रॉन, कितना निकल गया, 12। और इलेक्ट्रॉन के बारे में तो अभी बता ही दिए कि अगर यहाँ पे ये रहे तो एक घटा देंगे, पॉजिटिव रहे तो घटा देंगे, प्लस जोड़ देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, कितना है ऑक्सीजन पे 2। तो बताइए तो इसका कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, क्या है, CaCO3, इसमें क्या देखना है हमको, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव है, नहीं ना है, तो जो इसका द्रव्यमान संख्या होगा, इसका जो संख्या होगा, प्रोटॉन संख्या जो होगा वही होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका प्रोटॉन संख्या कितना, 20। अब इसका कितना, 6। ये कितना है, 8 का 16 24, कितना होगा, 24 और 6 30 और 50 इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे पूछ दिया जाए क्या, इसका पूछ दिया जाए द्रव्यमान, तो क्या होगा, 40 और 12 बताइए, कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो यानी कि ये जो होता है आधा होता है कि नहीं, सिर्फ गुना 2 कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, बाकी निकालिएगा तो वही निकलेगा, 16 32 16 48 और 12 50 60 60 और 40 100। याद एकदम बढ़िया से रखना है, लिख लिख के कितना कीजिएगा। अब इस तरह बना लीजिएगा। अब इसमें न्यूमेरिकल 3 प्रकार का आता है। एक प्रकार तो हम लोग देख लिए, दूसरा और क्या आता है कि कोई भी चीज दे दिया जाएगा कि दो चीज जोड़ के एक प्रोडक्ट जो बनता है उसके बारे में कि इसका निर्माण करने में ये कितना बना, जैसे कि कुछ बता सकते हैं, जैसे कि बोलेगा क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा, हाइड्रोजन को हम लोग H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, और इन दोनों से मिलकर बोलेगा कुछ जो बना, इसके बारे में चर्चा कर देगा। तो यहाँ क्या बनेगा, H2O। ये जो बनेगा आपको लग रहा है क्या, जो इधर बनेगा वो इधर भी बनेगा, बराबर होना चाहिए। यहाँ H2 क्या गो है, यहाँ क्या गो है, यहाँ ऑक्सीजन क्या गो है, यहाँ क्या गो है, तो क्या बराबर हुआ क्या। तो उसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बनाना पड़ेगा। इसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लाएं, जैसे यहाँ 2 लाएं बन गया ये, लेकिन आप देखिएगा हाइड्रोजन क्या हो गया, तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1 2 यहाँ डालना पड़ेगा।
ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इसमें से कोई चीज के बारे में आपको दे दिया जाएगा और एक चीज निकालने बोलेगा, वो परसेंटेज से। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देख लेते हैं कहीं। चलिए, हाँ दिया गया है, ठीक है। 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, पूर्ण रूप से जलाने पर कितने ग्राम जल बनेगा? कितने ग्राम जल बनेगा? इसका मतलब क्या है कि बताइए, किसको जला रहा है? हाइड्रोजन। कितना ग्राम? 10 ग्राम। किसके साथ जला रहा है? ऑक्सीजन के साथ। और जब जुड़े, आप बताइए, इसको जला रहा है तो यहाँ पे ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? इसको जला रहा है। हाँ, इसको बोल रहा है कि जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बन रहा है ये, तो आके इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो यानी यहाँ का जो भी प्रोडक्ट होगा यहाँ पे ज्यादा बनेगा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसका क्या वैल्यू है, इसका क्या वैल्यू है। सबसे पहले हम वो निकाल लेंगे। तो इसका वैल्यू कितना होता है? द्रव्यमान निकाल रहा है, तो कितना हो गया? 2 हो गया, 2 होगा कंफर्म? तो होगा ना? कितना यहाँ होगा नहीं? यहाँ इसका कितना निकला? 2 निकला द्रव्यमान, और 2 यहाँ लगा हुआ है, कितना निकला? 4। यहाँ पे कितना होगा? 16 दुना 32। इधर जोड़ने की जरूरत नहीं है, वही होगा। 32 कितना हो गया? 36 हो गया। 36। हमको इसके बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? इसी के बारे में पूछ रहा है। तो 1 बराबर 1 ग्राम, इधर इतना ग्राम होगा। हम हाइड्रोजन का देख रहे हैं, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने से कितना बनेगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने से कितना है? 36। यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ आ जाएगा। 1 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन को जलाएंगे तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? 36/4। 36/4। और हम अब जितना ग्राम दिया रहे उसको गुना कर देंगे। 10 ग्राम दिया हुआ है, 10 से क्या कर देंगे? गुना। कितना आया? 90 ग्राम बनेगा। 10 ग्राम अगर हम 10 ग्राम हाइड्रोजन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कितना ग्राम बनेगा जल? 90 ग्राम। तो इसी तरह बनाएंगे। एक ये देगा कि दोनों जोड़ के बना, और एक जगह पे क्या दे देगा? इसी को दे देगा, और यहाँ पे तोड़ने के लिए बोल दिया जाएगा। उस समय भी इसी तरह निकाल लीजिएगा। बाकी थोड़ा सा परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। बाकी तो है आप लोग के पास, वो भी है क्या नहीं? तो निकालिएगा। दें 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा? इसको गर्म किए, ठीक है। तो हमको बनाना क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कितना बनेगा? अब 50 ग्राम को हम जला रहे हैं। सबसे पहले तो हमको तोड़ना पड़ेगा। एक तरफ हम लिख दिए क्या? इधर लिख दिए CaCO3। तोड़ देते हैं। एक टूटेगा क्या? CaO। इतना तो चाहिए ही। अब देखिए, इससे हम क्या क्या निकाल लिए? Ca निकाल लिए, एक O भी निकाल लिए, तो बचा क्या? CO2 बचेगा नहीं? हाँ, O2 बचेगा। कितना बचेगा? O2। यही बचा। अब बताइए, अब यहां से देखिए क्या करना पड़ेगा। आप ही देखिए कि हम किसको गर्म किए हैं? इसी को गर्म किए। अब देखिए इसका कितना होता है, पहले ये निकाल लेंगे। कितना निकलता है? 20 दूना 40 और 16 56। यहाँ निकाल लिए 56। यहाँ पे 32। 16 दूना, इधर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे। यही कितना आ जाएगा? 88। ठीक है। अब यहां से क्या है कि हमको इतना बराबर दे दिया गया। चलिए, इतना बराबर नहीं तो पहले ये देख लेते हैं। इतना ग्राम ये है और इतना ग्राम ये है। हमको अब इधर से इधर जाना है ना, तो यहां से हम नहीं निकाल सकते। 1 कैल्शियम कार्बोनेट बराबर कितना हो जाएगा? 56/88 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जितना बचा 50 गुना 50 कर देंगे। 50 निकल जाएगा। ठीक है। CaO निकाले तो यहाँ एक तो अभी भी यहाँ C था। के इसको 88 के लिखवाए तब इसका कितना निकला? नहीं सर, CaO निकाले। CEO निकाल दिया। अच्छा, यहाँ हाँ। उसके बाद प्लस O2 क्यों नहीं किया? हमसे क्या क्या लिखवाया आप लोग? सही लिखे हैं सब कुछ?
नहीं ऊपर बोल रहे हैं यहाँ यहाँ कितना आएगा? वहाँ कितना है नहीं पता, लेकिन जब तोड़े तो वहाँ CO2 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा? CO2 यहाँ CO2 बचेगा। ये तो फिर तो अलग घर हो जाएगा। कि ये बोल रहे थे, ठीक है तो बोले जी हाँ निकाले हाँ ठीक है। हाँ तो यहाँ पे तब कितना हो जाएगा? वहाँ पे तो यहाँ पे कितना आएगा? 32 और 32 और 12 44। और यहाँ पे आ जाएगा तब 100 आ गया। कितना आ गया? 100। अब यहाँ पे तब यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ तब कितना आ जाएगा? 100। तब ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। यहाँ पे क्यों लिखवाए थे हमको ओ, और ये सी उठवा लिए थे क्या? नहीं सर, तो ये तो कैल्शियम था। तो कैल्शियम तो था, लेकिन उठवाया क्यों था हमसे? वही उठवाया था, वही ब्रजेलियस। तो यही 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं मूलानुपाती। मूलानुपाती किसको कहते हैं, बता सकते हैं? हाँ, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने के लिए जो सूत्र का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? मूलानुपाती कहते हैं। और एक हाँ, लास्ट तक जो कटेगा। जैसे कोई भी हम यौगिक लिए कोई भी बोलिए H2O। इसमें कितना हाइड्रोजन है? 2। ऑक्सीजन 1। दिख रहा है इसमें कुछ कटने लायक है? यहाँ कुछ है? नहीं है। तो इसका मूलानुपाती क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे, क्या देखेंगे? C6H6। इसका क्या हो जाएगा मूलानुपाती? ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? CH। तो क्या एक ही मूलानुपाती सूत्र दूसरे यौगिक के लिए हो सकता है क्या? हाँ सर, हाँ तो अब हो सकता है। हाँ, अलग अलग होता है। हो सकता है एक। अब क्या समझे इससे, हम क्या बोले? मतलब ये एक ही मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH है। ये किसी और यौगिक का हो सकता है क्या? हाँ, तो हो सकता है। जैसे कि हाँ C2H2। अच्छा ठीक है, CH ठीक है। C2H2 इसका भी कटेगा तो क्या आएगा? CH आएगा ना। ठीक। अब हम लोग को 2 सूत्र देखना है, एक आणविक सूत्र देखना है, एक आणविक द्रव्यमान सूत्र देखना है। एक आणविक सूत्र, एक आणविक द्रव्यमान सूत्र। बताइए तो आणविक सूत्र बराबर क्या होता है? 2n² ना। बताइए। ठीक है, बटे n। ठीक है। क्या होता है? आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र बटे n होता है। और एक होता है आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान सूत्र। आणविक द्रव्यमान सूत्र उसका क्या होता है? 2 इंटू वाष्प घनत्व। 2 इंटू वाष्प घनत्व। एक जगह द्रव्यमान लगा हुआ है, एक जगह सिर्फ सूत्र लगा हुआ है। ठीक है। तो हाँ, जहाँ सूत्र लगा हुआ रहे वहां क्या करेंगे? हाँ, मूलानुपाती बटा n। जहाँ n क्या है? मान के सकते हैं 2 यौगिक का HCF, यौगिक का HCF। जैसे क्या, जैसे कि दिया रहे क्या? C2H2। इसका HCF क्या निकला? तो यही हो गया। ठीक है। यही चीज निकालने के लिए बोल दिया जाता है। जैसे कि बेंजीन के बारे में देखते हैं। हाँ, बेंजीन के लिए n का मान निकालें। बेंजीन के लिए n का मान निकालें तो क्या होता है? C6H6। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेकिन इसका जो है ना, आपको इस तरह का नहीं दे दिया जाएगा। आपको डायरेक्ट क्या दे दिया जाएगा? यहाँ पे संख्या दे दिया जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट निकालने बोलेगा। हम लोग तो यहाँ जान रहे इसका कितना हो जाएगा? द्रव्यमान बर्छा 72 और यहाँ पे 6 कितना निकला? ये क्या है? ये जो निकला मेरा क्या है? द्रव्यमान तो है। हम लोग आणविक सूत्र बराबर क्या होता है? मूलानुपाती बटे n। तो देखिए आणविक बराबर क्या होता है? मूलानुपाती बटे n। तो आणविक
इसी को कहते हैं आणविक। इसी को क्या कहते हैं? आणविक, मतलब अंदर का। ठीक है, और एक होता है मूलानुपाती। मूलानुपाती क्या बना इसका? तो CH बना, तो C कितना 6 और यहाँ 1 कितना बना 7। तो आणविक के जगह पे 78 रख दिए। ठीक है, लेकिन 13 होना चाहिए था ना। कहाँ 13? 6 दूनी 12 और हाइड्रोजन। अच्छा हाँ, यहाँ 12, यहाँ हो गया 6 दूने 12 और यहाँ 1 का 1 13 हो गया। क्या n बराबर 6? ठीक है, इतना करने की जरूरत है क्या? अगर फॉर्मूला याद रहे तो। लेकिन देगा ही नहीं, क्वेश्चन देगा लिख के दे देगा इतना होता है आणविक सूत्र, तो अब मूलानुपाती सूत्र निकालिए। उसी तरह आणविक सूत्र का द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है? आणविक सूत्र द्रव्यमान 2 इंटू वाष्प घनत्व। अब इस पे भी क्वेश्चन आता है, जैसे D2O। D2O क्या होता है? D2O, इसका वाष्प घनत्व निकालिए, इसका वाष्प घनत्व निकालिए। ये कितना हो गया? ये हुआ ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में कितना होता है? उसका वजन 4 होता है। हो गया, क्योंकि 2 लगा हुआ है तो ये कितना बन गया 4, और यहाँ 16, कितना हो गया 20। हम क्या बताएं फॉर्मूला इसका? 2 इंटू, ठीक है, तो 20 निकल गया, और यहाँ पे क्या 2 इंटू वाष्प घनत्व। हाँ, वाष्प घनत्व कितना निकला 10। बस यही था। अब छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल खत्म। अब आते हैं अबाउ सिद्धांत। अबाउ सिद्धांत क्या कहता है? अबाउ सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? अबाउ का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। अबाउ का मतलब निर्माण करना। ठीक है, और ये अबाउ कहाँ का शब्द है? जर्मन शब्द है। लिखा नहीं है बुक में, खाली पढ़े नहीं है ना। ठीक है, अबाउ सिद्धांत किसने दिया है? अबाउ, वही तो हम सोच रहे थे कि आप लोग पक्का अबाउ ही बोलिएगा। अबाउ का अर्थ होता है निर्माण करना, और ये इसको दिया कोई और था। इसको दिया था किसने? नील्स बोहर। सुने नील्स बोहर? हाँ, बुक में नहीं है, हम ऐसे बोले। हमको लग रहा था कि आप लोग यही बोलिए अबाउ का सिद्धांत अबाउ दिया है। ठीक है, इसीलिए पूछ दिए। किसने दिया है? नील बोहर। उसने और कोई चीज का सिद्धांत दिया है, कोई बता सकते हैं? सुने हैं ना? बताइए तो। नहीं सुने हैं? क्वांटम का सिद्धांत नहीं पढ़े हैं? प्लैंक और नील बोहर ने नहीं दिया था? प्लैंक नहीं पढ़े थे? प्लैंक का सिद्धांत कितना बार पूछा होगा नवल सर। तो अबाउ सिद्धांत में क्या बताया गया? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेगा, उसके बाद ज्यादा वाला में, यानी कि आरोही क्रम में वो प्रवेश करेगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। फॉर्मूला याद है? कैसे भरेगा कक्षा में? हाँ बताइए। हाँ, 1h2 स्क्वायर क्यूब। 6 को क्या कहेगा? 1h2 2h2 2p6 3s2 3p6 और 3spd 2 8 8 18। ठीक है, उसके बाद 5h2 4d10 और 5p6। उसके बाद 6h2, उसके बाद 3 4। कहां तक गए हम लोग? SPDF। डी कितना बार लिखे हम? 1 बार 2 बार लिख लिए हैं, 2 बार। अब यहां आ जाएगा 4F। F कितना होता है? 14। उसके बाद आ जाएगा 5D10 और 6P6। ऐसे लिखाएगा ये।
कैसे याद रखेंगे इसको? याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले हाँ कैसे आता है? पहले एक देखेंगे, उसके बाद दो, फिर दो, एक बार एक, फिर दो, फिर दो, उसके बाद तीन, तीन। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। एक बार इसको लिखेंगे, दो बार इसको दोहरा देंगे। हाँ, हम यहां तक देखिए ना क्या कहना चाह रहे हैं वो देखिए। एक बार एक लिख लेंगे, उसके बाद दो बार इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पे सेम दोहराएंगे, दोहरा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? चौथा जाएंगे। एक कक्षा हो गया, दो कक्षा हो गया, तीन कक्षा हो गया, चौथा कक्षा में 4 आ गया, 4 आया। तो अब देखिए हमको यहां से जब लेना है तो आप लोग देखेंगे 2, 8, 8, 18 जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो यहाँ पे 8 ही है। 18 जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना। तो ऐड क्या करेंगे? तो डी को ही ऐड करना पड़ेगा। डी को ऐड किए तो 4, उसके बाद 3D, उसके बाद फिर 4P, ठीक। आप फिर यहाँ एस पे आ जाएंगे, 5S, उसके बाद 4D, 3D लिख लिखे थे, अब 4D और फिर 5P। तो ये भी 3, फिर ये 3। अब यहाँ आएंगे चौथा स्थान पे। चौथा स्थान पे क्या करेंगे? 6। तो ये तो हमेशा आएगा ही आएगा। अब इसको भूल जाएंगे, डी को पहले भूल जाएंगे। अब फिर कौन आ जाएगा? एफ को लिखें, उसके बाद फिर डी को, फिर पी को। अगर इसको लिखना हो तो लिख लीजिए या फिर खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए। हाँ ठीक है, रहने दीजिए, उसको रहने दीजिए, सही है। तो बताइए तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम क्या होता है? Na, यहाँ 11, यहाँ 23। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 11। अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहता तो हम यहाँ पे जो भी निकालते कितना से निकालते? 10 से। नेगेटिव रहता तो कितना निकालते? 12 से। लेकिन अभी कुछ है तो 11 का निकालेंगे। कितना कक्षा में जाएगा? 1, 2, 3 ऐसे करके भरेंगे। तो पहला में कितना जाएगा? 1s2, उसके बाद 2s2, 2p, 6। कितना हो गया? 8, 2, 10। बचा कितना? 1, 1s। इतना ही बचा, बस ऐसे बनेगा। अब यहां से देखिए ये क्या है? ये क्या है? ये उपकक्षा, हम लोग पढ़े थे ना उपकक्षा। SPDF एक उपकक्षा है। तो कौन सा उपकक्षा में जाएगा? सोडियम। सोडियम जो है किस उपकक्षा में जाएगा? S उपकक्षा में जाएगा। वहीं पे अगर पूछ दे कौन सा वर्ग में जाएगा तब तो एक वर्ग में पहला- एक वर्ग में जाएगा। कक्षा कौन सा कक्षा में जाएगा? ये हुआ कक्षा, ये क्या? ये हुआ उपकक्षा, ये हो गया कक्षा। कौन कक्षा में जाएगा? ये तीसरा कक्षा में जाएगा। कौन? सोडियम। देखिए कहाँ पे है सोडियम? देखिए है 1, 2, 3, तीसरा कक्षा में आ गया। 1, 2, 3, तीसरा कक्षा में आ गया, ठीक है। अब हो गया ये। आप लोग और इसको किस तरह लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग लिखते हैं 2, 8, 18, 32 या फिर 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे लिखते हैं ना। तो इस पे लिखते हैं। तो बताइए आप लोग, क्रिप्टॉन का होता है 36। इलेक्ट्रॉन कितना होता है क्रिप्टॉन में? 36। तो बताइए तो इसको इसमें कैसे लिखेंगे? 2, 8, लिखिए फटाक से लिखिए। हाँ बताइए। 2, 2, 8, 18, 18। हाँ नहीं 18 तो 36। तो फिर 8 नहीं, फिर से 2 नहीं, 8 से स्टार्ट। कितना हो गया? 18 नहीं होगा सर, 8 होगा। 2, 8, 8, ये 18, 8, 2, 16, 2, 18 यही होगा। तो ये क्यों हुआ? हम तो यहाँ पे क्या लिखे थे? यहाँ पे 8, फिर 8, फिर गया वहां पे 18। तो यहाँ पे अब क्या किए हैं? 2, 8। तो यहाँ पे आना चाहिए था 8। तो क्यों नहीं आया? किताब देख के। नहीं कुछ तो हुआ नहीं, नकली कैसे कैसी? तो ये बताओ हमको, ये वाला क्यों लिखवाए आप लोग कि यही होगा? किताब देख के। नहीं हिसाब ये क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व के वार्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8। तो वहां 18 लिख सकते हैं क्या? ठीक है। तो वहां हमेशा लास्ट में 8 ही डालना है, ठीक है। तो ये चीज पे ध्यान दीजिएगा कि वहां पे 8 क्यों आया। कहीं पे भी आपको 32 नजर नहीं आएगा, देख लीजिए कहीं पे भी, सब जगह लास्ट में 8 ही नजर आएगा। गलती से सही। ठीक है।
संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? किसी कक्ष के बाहर हाँ। बाहरी कक्ष में जितना जितना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहेगा, रहता ठीक है, किसी परमाणु के बाहरतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि एक बार फिर से कोई ले लेते हैं, सोडियम ही ले लेते हैं, कितना आता है? यही, इसको क्या लिख सकते हैं? 281 281 लिख लिया ना। अब देख संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? एक हो गया। कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10। जो अंदर में रहे उसको कोर इलेक्ट्रॉन, और जो बाहर में रहे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। अब संयोजकता बताइए। संयोजकता में तो लिखी ना। नहीं, संयोजकता किसे कहते हैं? जो बाहरतम कक्षा में यानी कि पूर्ण रूप से कक्षा को पूरा कर सके। हम लोग संयोजकता निकालते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 रहे तो संयोजकता भी 1 2 3 4 ही, और अगर 5 6 7 8 रहे तो 8 से माइनस कर दो। हाँ 8 से उसको माइनस कर देंगे। एक ही होगा। हाँ, संयोजकता इसका एक ही होगा। अब बताइए कि ये अस्थाई है, नाइट्रोजन अस्थाई, सोडियम अस्थाई है या अस्थाई है? हाँ, जिसका संयोजकता शून्य है, वो अस्थाई होगा, बाकी सब अस्थाई होगा। तो आर्गन का क्या होगा? अस्थाई होगा, क्योंकि उसकी लास्ट में 8 आएगा। जितना भी आर्गन गैस है, अक्रिय गैस है, सब में क्या आता है? लास्ट में 8, और 8 को 8 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। संयोजकता खत्म। अब आते हैं समस्थानिक, समभारिक, उसके बाद सम इलेक्ट्रॉनिक एवं सम न्यूट्रॉनिक। ये 4 चीज देखेंगे, और एक आइसोडाइफर। 4-5 देख लिए। तो बताइए एक एक करके, समस्थानिक किसे कहते हैं? ठीक है, परमाणु संख्या समान, परमाणु भार अलग अलग, उसको समस्थानिक कहते हैं। समभारिक, हाँ, परमाणु द्रव्यमान उससे, हाँ, सिर्फ ये जानना है कि उसका भार जो है समान है, बाकी कुछ नहीं जानना है उसमें। ठीक है। अब समस्थानिक में देखिए, रासायनिक गुण समान रहता है या अलग अलग रहता है? समान रहता है। समस्थानिक में रासायनिक गुण समान रहता है, भौतिक गुण समान रहता है। ठीक है। अब देखेंगे सम न्यूट्रॉनिक, उसमें क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। ठीक है। उसके बाद और आइसोडाइफर, क्या होता है आइसोडाइफर? दो तत्वों के बीच परमाणु तथा दो तत्वों के बीच प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच के अंतर अगर समान रहे तो उसको क्या कहते हैं? आइसोडाइफर। जैसे कि एक यहाँ पे मान के चलिए ए और यहाँ पे बी तत्व है, इसमें मानिए, इसमें देखिए प्रोटॉन है 20, ठीक है, और न्यूट्रॉन यहाँ से ले लें हम 8, प्रोटॉन 20 और न्यूट्रॉन 8, इसको 10 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी एक तत्व है, इसमें प्रोटॉन ले लीजिए 18, कितना ले लीजिए? प्रोटॉन 18, और यहाँ पे न्यूट्रॉन ले लीजिए 8। ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना? 10। तो ये आइसोडाइफर में गिनती आएगा। ठीक है। स्पेशल आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, नहीं ग्रुप डी ने नहीं, वो बोले कि कुछ समझे में नहीं आता है। ठीक, आप अभी तक नहीं आ रहा है? चलिए अब समस्थानिक का उपयोग देखते हैं। ठीक है। जीवाश्म के उम्र का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? C14। ठीक है, C14 कार्बन 14। ठीक है। यूरेनियम 235 का उपयोग यूरेनियम परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है। आयोडीन के समस्थानिक 131, आयोडीन 131 का उपयोग 11। ठीक है। आयरन 26 का उपयोग एनीमिया के लिए, किसके लिए? एनीमिया के लिए, थायराइड के लिए बोल रहा है। नहीं, थायराइड वही था। थायराइड तो वही। ठीक। आर्सेनिक 74 का, आर्सेनिक 74 का सर। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, देखिए
सिर्फ कैंसर नहीं, ब्रेन कैंसर को ही ट्यूमर कहा जाता है। ब्रेन कैंसर का छोटा रूप क्या होता है? ट्यूमर। वहीं से पकड़ता है ब्रेन कैंसर, जो कि कोई बचा नहीं बस यहीं से ट्यूमर से ही बचाना मुश्किल है। क्या बन पाता है? दिमाग नहीं ना बन पाता है। उसमें हल्का सा भी चोट लगता है तो क्या होता है? कोशिका निर्माण ही नहीं होता है वहां पे, तो जाएगा ही। तो यहाँ तो थोड़ा सा में वो हाल है, वहां कैंसर का रूप ले रहा है, वो क्या होगा? ट्यूमर पकड़ा, यानी कि स्थिति उसका बहुत खराब है, मतलब जाना 90% तय है, 100% नहीं। एक है देवघर में ही एक लड़का है जो अभी भी वो जीवित है। हाँ, ब्रेन कैंसर में ट्यूमर में जो होता है ना, खोपड़ी खोला जाता है एकदम पूरा रोबोट जैसा नहीं, क्या बेहोश करके नहीं, ऐसे जब खोपड़ी का कुछ काम करता है तो बेहोश करके नहीं किया जाता है, ऐसे पकड़ के। हाँ तो क्या, और पता है मतलब समझ नहीं सकते हैं कि दर्द का जो दिया जाता है ना सुई, वो सब भी नहीं, इतना डेंजर चीज होता है वो, और वो अभी जीवित है। पता है कौन? परम कंप्यूटर, जान रहे हैं? उसका जो बड़ा बेटा था वो, था, अभी भी है। सॉरी है। चलिए, हो गया। अब हम लोग आर्सेनिक देख लिए। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ करते हैं? कहाँ पे? कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। इससे कौन सा किरण निकलता है कोबाल्ट 60 से? गामा किरण निकलती है, ठीक है। सोडियम के समस्थानिक 24 का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाँ? रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए, और जो तेल का कुआं का पता लगाने के लिए, अगर रिसाव हो रहा है कोई पाइप में, तेल का पाइप में, उसका पता लगाने के लिए, ठीक है। अस्थि रोगों का उपचार करने के लिए फास्फोरस 32, फास्फोरस के समस्थानिक 32। सबसे ज्यादा समस्थानिक किस तत्व का है? पोलोनियम का। किसका है? पोलोनियम का। कितना है? 27। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? न्यूट्रॉन की संख्या समस्थानिक पर नहीं बदलना है, बदल जाता है। हाँ, न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक बदल जाता है। ये बहुत, यही तो अभी तक समझ में नहीं आया है, ठीक है। उस तरह नहीं कीजिएगा कभी भी। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से परमाणु संख्या बदल जाता है, इस समस्थानिक बदल जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक बदल जाता है। समस्थानिक में रासायनिक विशेषता समान होती है, परंतु उसके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। बाकी इधर तो संभारिक भी देख लिए, सब सारा चीज देख लिए, कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बचा हुआ है अणु, ठीक है। अणु शब्द का परिचय किसने दिया था? डेमोक्रेटस ने दिया था। इस बुक में लिखा विलियम ने, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? विलियम ने दिया है, ठीक है। नहीं, वो अलग एडिशन है, ये अलग एडिशन है, वही सही है। कौन है? डेमोक्रेटस, ठीक है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से मिलकर बना पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या बोले? दो या दो से अधिक परमाणु के रासायनिक संयोजन से मिलकर बना पदार्थ को क्या कहते हैं? अणु। क्या कहते हैं? अणु। और अणु से निर्माण होता है यौगिक। हाँ ठीक है, समझ गए समझे? हाँ, ठीक है। सबसे पहले कि परमाणु से बना अणु, परमाणु से बना अणु, और अणु से बनेगा यौगिक, ठीक है। और यौगिक और अणु से भी बनेगा पदार्थ भी, दोनों, ठीक है। अणु कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? विषम अणु किसे कहते हैं? जो समान अणुओं से मिलकर बना, हाँ, जो समान अणुओं से मिलकर बना है विषम अणु। जो अलग अलग, जैसे कि एग्जांपल समअणु का, H2O2 हाँ H2, हाँ, और O2, ठीक है। और विषम अणु का H2O, हाँ, H2O, ठीक है। क्या बोले? सब देखिए, सभी आप पढ़े थे ना कि सभी अणु को हम यौगिक कह सकते हैं, सभी यौगिक को अणु कह सकते हैं। ऐसा लग रहा है आपको? किसको क्या कह सकते हैं हम? जितना भी मेरा अणु है वो किसके अंदर आ जाएगा? यौगिक के अंतर्गत आ ही जाएगा। हाँ, परमाणुकता किसे कहते हैं? एक हम लोग, हाँ,
एक परमाणु, पहले बताइए परमाणुकता किसको कहते हैं, बता सकते हैं? अणु के निर्माण में, किसी एक अणु के निर्माण में जितना परमाणु की संख्या की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। इसी के साथ परमाणु संरचना हम लोग का समाप्त हुआ। अगला जो हम लोग का टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री में क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव तो इसका नहीं पूछे, कोई दिक्कत नहीं। मोल कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? मोल कंसेप्ट पूरा रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन सिर्फ डेंजर है, ठीक है। एक ही पेज का है लेकिन इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए केमिस्ट्री समाप्त हुआ। अब आएंगे कपिल सर, हिस्ट्री का क्लास लेंगे क्या सर? या ज्योग्राफी पॉलिटी भी है, सिर्फ हिस्ट्री? ठीक है दोस्तों, थैंक यू। चलिए, तो जय हिंद साथी सभी को, जय हिंद सर। गुड मॉर्निंग है सभी को, नमस्कार है सभी को, और मॉर्निंग सर। स्वागत भी आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का लुसेंट सीरीज अभी जैसा कि चल रहा है, और लुसेंट सीरीज का जो भी होमवर्क दिया जाता है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन पे आपको होमवर्क डाल दिया जाता है, वहीं से आप लोग पढ़ें और क्विज में भाग लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग का कौन सा टॉपिक चल रहा था? अकबर। अकबर, ठीक है। मुगल काल में अकबर, ठीक है। मुगल काल में अकबर चल रहा था, ठीक। तो बताइएगा, इससे थोड़ा पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। बताइएगा कि पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। तो बताइएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो किसके समकालीन थे? वो थे हुमायूं। नहीं, शेरशाह, ठीक है। शेरशाह के समकालीन थे, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो शेरशाह के समकालीन थे, ठीक है। शेरशाह के समकालीन थे, हो गया। अगला बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। वहीं बताइएगा पानीपत का दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में, ठीक है। 1556 में। बताइएगा कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? सबसे पहले बताइए कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हाँ, उधर सीढ़ी से गिर के मर गया था, ठीक है। तो पुस्तकालय का नाम क्या था? दीनपना, ठीक है। दीनपना नामक पुस्तकालय से गिरकर जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो कब हुई थी? 1556 में, ठीक है। और जो उनकी पत्नी थी, ठीक है, इससे पहले भी कहानी बताए थे कि उनका जो भाई था हिंदाल, क्या नाम था? हिंदाल, ठीक है। उनका जो धार्मिक गुरु था क्या नाम था? अली बाबा। हाँ, ठीक, मीर अली बाबा, ठीक है। मीर बाबा दोस्त, कुछ याद रखिए, ठीक है। तो मीर अली अकबर जामी, ठीक है, पूरा नाम था मीर अली अकबर जामी, ठीक है। उसकी जो पुत्री थी, ठीक है, उसका नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम, ठीक है। उससे जो है निकाह हुआ हुमायूं का, ठीक है। हुमायूं का निकाह हुआ और उसी से जो है अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। अकबर का जन्म हुआ था हमीदा बानो बेगम। तो अकबर के पिता का नाम क्या हुआ? हुमायूं, ठीक है। और उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम, ठीक है। तो बताइएगा, आप पूछते हैं सवाल इससे अकबर से। बताइएगा कि अगर सवाल आए कि मुगल काल का एकमात्र अनपढ़ शासक, ठीक है, अनपढ़ शासक अगर बोले तो वो अकबर, ठीक है। कौन थे? अकबर। लेकिन अनपढ़ होते हुए भी बहुत मतलब अच्छा और प्रतापी शासक रहे, ठीक है, अकबर। तो बताइएगा कि अकबर के जो बचपन का नाम था, ठीक है, क्या था? जलाल, ठीक है। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। लेकिन जब वो राज सिंहासन पर बैठे तो किस नाम से बैठे थे? मतलब बहुत बड़ा नाम से बैठे थे, ठीक है। तो बहुत बड़ा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, ठीक है। अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से वो राज सिंहासन पर बैठे थे। तो बताइएगा कि अकबर जो है, अकबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में, 15 अक्टूबर 1542 में, ठीक है। 1542 में, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 को तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को, ठीक है। तो उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम, ठीक है। तो बताइएगा कि देखिए हुआ क्या था कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई, ठीक है, 1556 में, उस टाइम जो है अकबर कौन से अभियान में थे?
पंजाब अभियान में गए थे, ठीक है, पंजाब अभियान में गए हुए थे। तो जब इधर देखा कि हुमायूं की मृत्यु हो गई तो उनका संरक्षक था एक पुरुष संरक्षक बैरम खां, ठीक है। तो बैरम खां ने सोचा कि उधर उसका मृत्यु हो ही गया है, इसको क्या करते हैं, राज सिंहासन पे बैठा देते हैं। तो पंजाब अभियान के दौरान ही कालानौर, ठीक है, कौन सा जगह, कालानौर नामक स्थान पर जो है उनका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, अकबर का। उस टाइम उसका उम्र करीब करीब होता था कितना, 14 साल है, 13.5 साल होता है, बढ़िया से जोड़िएगा ना। तो 15 अक्टूबर 1542, ठीक है, और इधर फरवरी 1556, 14 फरवरी 1556, तो जोड़िएगा तो 13.5 साल होता है। तो 13.5 साल की उम्र में जो है उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया गया, ठीक है। और उसका जो संरक्षण थे, पुरुष संरक्षण कौन थे, बैरम खान, ठीक है। तो जब ये राज सिंहासन पर बैठे उसी टाइम क्या हुआ कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में एक कौन थे, हेमू, ठीक है। तो दिल्ली में जो है हेमू शासक थे, उसने क्या किया कि अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, ठीक है। तो प्रथम हिंदू शासक के रूप में उसने स्वतंत्र घोषित कर लिया। इधर देखा कि अकबर बच्चा है ये है, ठीक है, होगा कुछ नहीं, तो उसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। किसने, हेमू ने, ठीक है। तो बताइएगा कि अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि किसे दिया गया था, हेमू को, ठीक है। अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि हेमू को दिया गया था। तो अब क्या हुआ कि बैरम खां जो है लेके चला गया अब अकबर को दिल्ली, ठीक है, बोला कि वहां एक तो शासक बन गया, तो इसको लेके चल गया सीधे दिल्ली। तो वहां लड़वाने ले गया था, ठीक है। तो वहां जाके एक लड़ाई हुआ, ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 1556 में, ठीक है, 5 नवंबर 1556 को। किसके किसके बीच, अकबर और हेमू। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, हाँ 1761, ठीक है, 1761। प्रथम युद्ध 1526, ठीक है, दूसरा युद्ध 1556, तीसरा युद्ध 1761, ठीक है, 1761 में हो गया। और बताइएगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी 1556 में, उसमें किसकी जीत हुई थी, अकबर की, और किसकी हार हो गई, तो हेमू की हार हो गई, ठीक है। हाँ, बहुत होशियार था। अब देखिए इनका जो है एक महिला संरक्षक भी हुई, ठीक है, हाँ, अकबर की महिला संरक्षक हुई जिसका नाम है महामनगा, ठीक है। क्या नाम था, महामनगा, ठीक है। तो बैरम खान है, चूंकि बैरम खां इससे पहले से हुआ करते थे पुरुष संरक्षक, और जो भी काम होता था बैरम खां के संरक्षण में होता था, बैरम खां के अनुसार वो चलते थे अकबर हमेशा। तो इनको बहुत जलन होता था महामनगा को, ठीक है, ये भी संरक्षक थी। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि इसको कैसे कंट्रोल करें, ये तो हाँ नहीं मरवा नहीं दिया, ठीक है, इतना आसान है, शासक को मरवा दीजिएगा तुरंत, अभी बाकी है, सबर कीजिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि बैरम खां जो है बैरम खां के कंट्रोल में चलता था। तो उस टाइम महामनगा ने सोचा कि इसको हम अपने कंट्रोल में कैसे लें। उसने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं पाया, ठीक है। तो उसने एक बंसी फेंका, ठीक है, बंसी के रूप में नहीं, अपनी बेटी, ठीक है, उनकी बेटी का नाम था जीजी बानू, ठीक है, जीजी बानू को उसने अपने कंट्रोल करने के लिए भेजा, ठीक है, पूरा हिस्ट्री जान गए ना। तो जीजी बानू को बोला कि तुम ही संभालो बेटी, तुम ही पार सकती हो, ठीक है। तो जीजी बानू चक्कर लगाने लगी पूरा महल का, ठीक है। 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, तो देखा कि कंट्रोल में है कि नहीं, लेकिन देख लिया, ठीक है। एक दिन नहीं आए तो वो भी ट्राई कर लिया, ठीक है, कि कंट्रोल में है। तो क्या हुआ कि बैरम खां समझाया उसको, अकबर बहुत गलत कर रहा था, ठीक है, लेकिन अकबर जो है समझने वाला नहीं, वो भी कंट्रोल में जा चुका था, ठीक है। तो क्या हुआ कि अकबर जो है, अकबर को एक दिन टोक दिया बैरम खां, तो खराब लग गया, मार दिया एक तड़ाक से इसको खींच के, ठीक है, बैरम खां को, हाँ, अपना संरक्षक को ही मार दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो है पूरा कुर्दा गया, ठीक बोला, कुर्दा गया, ठीक है, कुर्दा गया। तो इसने संन्यास ले लिया। इसने कहा कि आज से हम जो है राजनीतिक संन्यास लेते हैं, ठीक है। बैरम खान, किसने सर, कहाँ थे आप? तो बैरम खान ने जो है, बैरम खान ने राजनीतिक संन्यास ले लिया और वहां से दरबार से छोड़ दिया, ठीक है, दरबार को छोड़ दिया। और उसी बीच जो है अकबर जो है फंसते गया। तो बताइएगा कि अकबर जो है महिलाओं के हरम दल से पूर्ण रूप से वो 2 साल रहे, ठीक है, 1560 से 1562 तक जो है वो महिलाओं के हरम दल में रहे, ठीक है, मतलब पूरी तरह से वो फंस के रह गया। उसके बाद हरम दल से पूर्णतः वो मुक्त हुआ था, कब? 1562 में, ठीक है, 1562 में, मई 1562 में अकबर जो है पूरी तरह से हरम दल से मुक्त हो गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर से गया बैरम खां के पास, बोला गलती हो गया, हाँ बोला गलती हो गया, हमको पता था कि कुछ होने जाने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी गलती कर चुके हैं,
तो गया उसके पास माफी मांगने, बोला सॉरी गलती हो गया। बोला हम तो तुमको तो ये माफ कर दिए थे, लेकिन अब दोबारा जो है हम नहीं जाएंगे क्योंकि राजनीतिक संन्यास ले चुके हैं, ठीक है, राजनीतिक संन्यास ले चुके हैं। तो बोला ठीक है, आप राजनीतिक संन्यास ले चुके हैं तो ऐसा कीजिए, आप मेरे पैसे से, ठीक है, आप मेरे खर्चे से, हम जानेंगे कि आप हमको माफ कर दिए तभी जब आप मेरे खर्चे से तीर्थ यात्रा, ठीक है, मक्का की तीर्थ यात्रा पे जाइएगा तब। पता नहीं क्या था, बोला कि मक्का की तीर्थ यात्रा पे जाइएगा तब हम समझे कि माफ कर दिए, ठीक है। तो उसको भेज दिया मक्का की यात्रा पर, ठीक है। तो उसी टाइम में जो है तीर्थ यात्रा के दौरान एक जगह था गुजरात का स्थान जिसका नाम था पाटन। क्या नाम था? पाटन, ठीक है। पाटन नामक स्थान पे जो है उसकी हत्या कर दी थी, बैरम खां की हत्या। तो बताइएगा कि जब तीर्थ पे जा रहे थे बैरम खां, उस टाइम उसकी हत्या किसने किया था? मुबारक खां। क्या नाम है? मुबारक खां, ठीक है। तो मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कब की थी? कब की थी? 1562 में, ठीक है, 1562 में, सॉरी 1561 में, ठीक है, 1561 में। देखिए ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, विवादित होता है, बहुत सारा जो है ना तथ्य विवादित है, ठीक है। जैसे कि बताते हैं आपको कि अब अकबर के नवरत्न में, अकबर के नवरत्न में हकीम हुमायूं था, हाँ, जो कि यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। एक तो हुआ करते थे, कौन जानते हैं? फकीर अजीउद्दीन, ठीक है, फकीर अजीउद्दीन, और एक जगह होता था भगवान दास, ठीक है। तो दोनों में जो है विवाद है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो जैसा कहानी याद जैसे रहता है, कहानी के अनुसार हम बता दिए, ठीक है। और भी बहुत बड़ा कहानी है। फकीर अजीउद्दीन के जगह पे हाँ, हकीम हुमायूं पड़े थे, दिया है ना, क्या क्राउन में। हाँ। तो कहने का अर्थ है कि कहानी से बताए क्योंकि समझ में आ जाए, थोड़ा याद रहे, ठीक है। इसीलिए इतना तो याद रहेगा कि उसका एक महिला शासक थी, महिला संरक्षक थी महामनगा, ठीक है, और पुरुष संरक्षक था बैरम खां, ठीक है, बैरम खां हो गया। हाँ, अब जो है क्या हुआ कि बैरम खां की मृत्यु हो गई, ठीक है, उसकी हत्या हो गई। तो उनकी पत्नी थी जिनका नाम था सलीमा बेगम, ठीक है। क्या नाम था? सलीमा बेगम। तो वो बहुत दुखी रहने लगी, ठीक है। तो और अकबर से देखा नहीं गया, तो सलीमा बेगम से अंततः उसने शादी कर लिया, ठीक है। किसने? अकबर ने, ठीक है, अकबर ने शादी कर लिया उससे। और उनका जो पुत्र हुआ करता था, जिसका कल भी हम इससे पहले क्लास में बताए थे कि बताइएगा कि अकबरनामा का बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खाना। तो अब्दुल रहीम खाना जो है बैरम खां का पुत्र था, ठीक है, बैरम खां का पुत्र था। कौन? अब्दुल रहीम खाना, ठीक है। उनसे एक पुत्र हुआ। अब क्या हुआ कि सलीमा बेगम जो है फिर भी खुश नहीं थी, तो उसने क्या किया, इसके लिए कुछ काम, अच्छा काम किया। जैसे क्या? दास प्रथा का अंत, ठीक है, दास प्रथा का अंत। तो बताइएगा दास प्रथा का अंत जो है अकबर ने कब किया था? 1562, एक साल घटा दिए। दास प्रथा का अंत 1562, ठीक है, दास प्रथा का अंत 1562 में। बताइएगा कि अकबर ने तीर्थ, उसके बाद भी खुश नहीं हुई, ठीक है, तो इसने क्या किया? तीर्थ यात्रा कर समाप्त, मतलब हिंदू के लिए, ठीक है, तीर्थ यात्रा कर किस पे लगता था? हिंदू के लिए। तो तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया, टैक्स जो लगता था वो भी अकबर ने। कब? 1563 में। 63 में तीर्थ यात्रा, ठीक है, याद रखिएगा, 63 में तीर्थ यात्रा। लेकिन मुसलमान पर जो जजिया कर लगता था उसको भी समाप्त कर दिया। कब? 62, एक साल पीछे, 64 में, ठीक है। तो अगर पूछे कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था? 1563 में, ठीक है। वहीं पूछे जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया था? 1564 में, ठीक है। अगला बताइएगा कि और पूछ ही लेते हैं, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने कब करवाया था? 1571, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। बताइएगा कि अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कब किया था? 1571, ठीक है, दोनों 1571 में। उसने जो है अकबर ने इबादत खाने का भी स्थापना करवाया था। कब? 1575, ठीक है। इबादत खाने की स्थापना जो है अकबर ने 1575 में करवाया था। कब? 1575 में। तो इबादत खाना में सभी धर्मों के लिए प्रवेश की अनुमति थी, ठीक है, नहीं अनुमति करवाई, ठीक है, पहले नहीं था, लेकिन इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी। कब? 1578 में, ठीक है, 1578 में। उसके बाद क्या हुआ कि फिर से उसमें विवाद हो गया, सभी धर्मों को जब बुलाया गया तो फिर से विवाद होने लगा। तो उसने क्या किया? इबादत खाने को समाप्त किया और उसके बाद मजहर की घोषणा किया।
तो मजहर की घोषणा कब किया था? 1579, ठीक है, मजहर की घोषणा 1579 को। अगला बताइएगा कि अकबर ने जो है इलाही संवत की शुरुआत की थी, इलाही संवत, ठीक है, कब? 1583, ठीक है, इलाही संवत 1583 को। उसने जो है अकबर ने राजधानी को फिर से स्थानांतरित कर लिया लाहौर, कब? 1585, हाँ 1585 में, ठीक है। और एक और है कि अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब किया था? 1582, ठीक है, 1582 को। हाँ, अगला बताइएगा दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन थे? बीरबल। कौन थे? बीरबल, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल थे। कौन थे? बीरबल, ठीक है। बताइएगा कि अकबर के दरबार में जो है एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिसका क्या नाम था? अब्दुल समद, ठीक है, अब्दुल समद। लेकिन दसवंत और बसावन दो और चित्रकार थे, वो किसके दरबार में? अकबर की, ठीक है, अकबर के ही दरबार में दसवंत और बसावन, ठीक है। अगला बताइएगा कि 10 साल बंदोबस्त की व्यवस्था किसने करवाया था? 10 साल बंदोबस्त टोडरमल, ठीक है, 10 साल बंदोबस्त टोडरमल ने, ठीक है। वो किसके दरबार में थे? अकबर के, ठीक है, अकबर के दीवान थे, जिसका नाम था राजा टोडरमल। अगला बताइएगा कि बीरबल, ठीक है, बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास, ठीक है, बीरबल का मूल नाम महेश दास, ठीक है। जी सर। बताइएगा कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार, जिसका क्या नाम था? तानसेन, ठीक है, प्रसिद्ध जो है संगीतकार क्या नाम था? तानसेन। बताइएगा तानसेन जो है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम, हाँ, कोई रामतनु पांडे, ठीक है, क्या नाम था? रामतनु पांडे, ठीक है। तानसेन का जो है मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे, ठीक है। एक और बताइएगा कि एक और संगीतकार हुआ करता था, जिसका नाम है बेजू बावरा, ठीक है, बेजू बावरा किसके दरबार में? अकबर के दरबार में, ठीक है, बेजू बावरा अकबर के दरबार में। बताइएगा कि तानसेन का जन्म कब हुआ था? 1900 में पहुंच गए, 1506 में, ठीक है। तानसेन का जन्म जो है 1506 में हुआ था। कब हुआ था? 1506 में। उसका बचपन का नाम? तानसेन का बचपन का तुरंत बोले तो रामतनु पांडे, ठीक है। ठीक है सर, बोलिए। मूल नाम बोले उसका, ठीक है। तानसेन का जो है असली नाम रामतनु पांडे था, ठीक है। बताइएगा कि तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा पहले बताइएगा तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, नहीं, ग्वालियर, हाँ उत्तर प्रदेश, ग्वालियर में, ठीक है। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। और तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में, ठीक है, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। बताइएगा कि कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसे दिया था? तानसेन को, ठीक है। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि, ठीक है, किसे दिया था? तानसेन को। कहा जाता है कि तानसेन जब बजाते थे ना, तो एकदम पूरा शीशा उसा फट जाता था, ठीक है, शीशा उसा पूरा फूट जाता था। तो उसे बोला जाता था कंठाभरण वाणी विलास, ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास। तो किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था, ठीक है, तानसेन को। अकबर ने तानसेन को दिया था यह उपाधि। अब बताइएगा अगला कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? सलीम चिश्ती। कौन थे? सलीम चिश्ती, ठीक है। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती, ठीक है। और सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जन्म लिए थे कौन? जहांगीर, ठीक है। कौन जन्म लिए थे? जहांगीर, ठीक है। और इसीलिए गाना निकला नहीं, सुना है कि छोड़ छाड़ के सब सलीम के गली, ठीक है, अनारकली कहाँ चली। तो इसीलिए उसका अगला क्लास में उसका पूरा मतलब करेंगे, हाँ, मतलब पूरा गाना इसके बारे में, जहांगीर के बारे में और अनारकली के बारे में, ठीक है। अभी तो देखिए अकबर के बारे में, अकबर भी एकदम काफी, इसीलिए जहांगीर का नाम सलीम भी पड़ा। हाँ, हो गया यहाँ तक। तो बताइएगा सबसे पहला जो है अभियान अकबर का सबसे पहला अभियान कौन सा था? सबसे पहला अभियान, हाँ, मालवा का अभियान, ठीक है, मालवा का अभियान। अकबर द्वारा जीते गए सबसे पहला अभियान था मालवा का अभियान, ठीक है, जो कब किया गया था? ये किया गया था 1561, ठीक है, 1561 में, ठीक है। तो उस टाइम बताइएगा कि
मालवा का शासक कौन थे? मालवा का शासक बाज बहादुर। ठीक है, बाज बहादुर। इसमें देखिए बहुत दिया गया है, बहुत याद नहीं रखना है, जो जो मेन मेन है इंपॉर्टेंस है उसको याद रखना है। ठीक है, तो बताइएगा कि सबसे पहला अभियान कौन सा था? मालवा अभियान। ठीक है, मालवा का अभियान। उसके बाद बताइएगा कि चुनार का अभियान, चुनार का अभियान कब हुआ था? 1562 में। ठीक है, अकबर द्वारा चुनार अभियान कब किया गया था? 1562 में। ठीक है, 1562 में। अगला बताइएगा कि आमेर, ठीक है, आमेर का अभियान कब किया गया था? आमिर का था 1562 में। ठीक है, तो उस टाइम जो है आमेर का जो है शासक हुआ था भारमल। ठीक है, कौन थे? भारमल। इसके बारे में थोड़ा सा हम बताना भूल गए। अच्छा कोई बात नहीं, अगले क्लास में बताएंगे। हाँ, भारमल के बारे में। चलिए अब बताइएगा, इसको थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। अगला बताइएगा हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर। ठीक है, महाराणा प्रताप और अकबर। तो बताइएगा महाराणा प्रताप जो है कहाँ के शासक थे? तो वही हल्दी घाट मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप। ठीक है, मेवाड़ के शासक कहाँ के? मेवाड़ के शासक थे। तो बताइएगा जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस टाइम जो है अकबर का सेनापति कौन थे? मान सिंह। ठीक है, मान सिंह। लेकिन अकबर का जो है मतलब जब जो सेनापति थे, मुख्य सेनापति, वो मान सिंह। ठीक है, कौन थे? मान सिंह। लेकिन पूछे कि मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह और आसफ खान दोनों ने किया था। ठीक है, उनका सेनापति कौन थे? मान सिंह। ठीक है, अगला बताइएगा कि कोई बात नहीं, अगला बताइएगा कि पहली बार जो है सम्राट अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा था? गुजरात अभियान के दौरान। ठीक है, गुजरात अभियान के दौरान पहली बार उसने समुद्र देखा था। ठीक है, नहीं देखा था, लेकिन हाँ जब उनकी पत्नी का नाम क्या वो पत्नी हुआ सब दे सकता है, तो ये नहीं देख सकता है। तो बताइएगा कि गुजरात अभियान जब हुआ था, क्या हुआ? गुजरात अभियान जब हुआ था उस टाइम जो है गुजरात के शासक कौन थे? गुजरात के शासक हाँ, मुजफ्फर खां तृतीय। ठीक है, कौन थे? मुजफ्फर खां तृतीय। ठीक है, अगला बताइएगा कि मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ अभियान कब किया था? एगो किया था 68 में, एगो किया था 76 में। हाँ, 1568 में, 1576 में। ठीक है, एक तो पढ़े अभी हम हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। ठीक है, और एक हुआ था 1568 में। ठीक है, उस टाइम स्वयं अकबर ने किया था। ठीक है, खुद अकबर गए थे, कोई सेनापति नहीं, खुद लड़े थे वो। ठीक, उदय सिंह। हाँ, तो उस टाइम जो है मेवाड़ के शासक कौन थे? उदय सिंह। ठीक है, और जब 1576 में किया गया था उस टाइम राणा प्रताप। ठीक है, कौन थे? महाराणा प्रताप। अगला बताइएगा कि अकबर ने बिहार और बंगाल में का अभियान कब किए थे? 74-76। हाँ, 1574-76। ठीक है, 1574-76। बताइएगा उस टाइम बिहार और बंगाल के शासक कौन थे? दाऊद खां। कौन थे? दाऊद खां। और बताना है कि अकबर द्वारा किया गया अंतिम अभियान कौन सा है? 61 में था क्या बोलते सर? असरगढ़। ठीक है, असीरगढ़। ठीक है, असीरगढ़ का अभियान 1601 में। कब? 1601 में। ठीक है, अकबर द्वारा किया गया अंतिम अभियान 1601 में। ठीक है, 1601 में। कौन सा अभियान? असीरगढ़। ठीक है, असीरगढ़ का अभियान। तो उस टाइम बताइएगा असीरगढ़ के शासक कौन थे? मीरन बहादुर। मीरन बहादुर। कौन थे? मीरन बहादुर। ठीक है, मीरन बहादुर। अब बताइएगा कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु 1605 में। ठीक है, कब हुई थी? 1605 में। ठीक है, अकबर की मृत्यु 1605 में। तो कौन बता सकते हैं कि कैसे हुआ था उसका मृत्यु? कैसे? कुछ नहीं, डायरिया बीमारी हुआ था। ठीक है, डायरिया के कारण हुआ था, दूसरा कुछ नहीं है। डायरिया बीमारी से हो गया था उनकी मृत्यु। ठीक है, डायरिया बीमारी मतलब जानते हैं कि एकदम लोटा लेके दौड़ते रहता है। ठीक है, तो दौड़ते दौड़ते हो गया था उसका मृत्यु। तो अकबर की मृत्यु जो है डायरिया बीमारी से हुआ था 1605 में। कब हुआ था? 1605 में। ठीक है, और बताइएगा कि बताना है कि उसको कहाँ दफनाया गया था? अकबर को? हाँ, सिकंदरा में। ठीक है, कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा में। हाँ, अगला बताइएगा कि
अकबर अकबर के दरबार में जो है नवरत्न रहते थे, ठीक है। तो नवरत्न आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, अभी याद नहीं होगा मानते हैं, एकदम कन्फर्म है याद नहीं होगा, ठीक है। तो उसको याद कर लीजिएगा, हम बता देते हैं, ठीक है। पहला है अबुल फजल, ठीक है, पहला है अबुल फजल, उसके बाद फैजी, ठीक है, अबुल फजल के बाद फैजी, उसके बाद बीरबल, तानसेन, ठीक है। क्या हुआ, 4 हुआ। पहला अबुल फजल, दूसरा फैजी, ठीक है। अबुल फजल का बड़ा भाई था फैजी, ठीक है, अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी था, तो अबुल फजल हो गया, फैजी हो गया, 2 हुआ। उसके बाद तानसेन, बीरबल, ठीक है, टोडरमल, ठीक है, 3 और 2 5 हो गया। मान सिंह, 5 और 1 6 हो गया। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा, प्याज खाने वाला, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा। उसके बाद खान, क्या नाम है, अजउद्दीन खाने खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। और एक था फकीर अजीउद्दीन, ठीक है। इसी पर विवाद है, यहाँ पे हो सकता है भगवान दास भी दे दे, ठीक है। या फिर हकीम हुमायूं। हाँ, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला अबुल फजल, ठीक है, पहला अबुल फजल, दूसरा फैजी, तीसरा तानसेन, चौथा बीरबल, पांचवा टोडरमल, छठा मान सिंह, उसके बाद 7वां मुल्ला दो प्याजा। चलिए रणजीत जी, मुल्ला दो प्याजा। उसके बाद 8वां खाने खाना, हाँ खाने खाना, ठीक है, 8वां खाने खाना। उसके बाद 9वां वही फकीर अजीउद्दीन, ठीक है, फकीर अजीउद्दीन हो गया। एक तो हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे नवरत्न, नवरत्न इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि किसके दरबार में था, सब भूल के बैठे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हो गया। अगला बताइएगा कि जो है अकबर का जो है बायोग्राफी, जिसको बोलते हैं जीवनी, का क्या नाम है, अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा। तो अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने किया था, अबुल फजल, ठीक है, अकबरनामा ग्रंथ की रचना अबुल फजल। वहीं बताना है बाबरनामा की रचना बाबर नहीं, ठीक है, खुद बाबर नहीं किया था। हाँ, ये जीवनी बोले, हम बोले बायोग्राफी, वो ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक है। तो अगला बताइएगा, ये बता दिया अकबरनामा की रचना किसने किया था, अबुल फजल। सोच समझ के बोलिए, ठीक है, अबुल फजल ने, ठीक है, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने। अगला बताइएगा कि कौन से विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी, किस विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। तो यूसुफजाई जनजाति, इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि बाबर द्वारा पहला अभियान कौन सा था, यूसुफजाई जनजाति के विरुद्ध, ठीक है। तो बीरबल की भी हत्या हुई थी यूसुफजाई जातियों के विद्रोह को दबाने के क्रम में, ठीक है, दबाने के क्रम में बीरबल की हत्या हो गई थी, हो गया। अगला बताइएगा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, अकबर ने। महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर ने नहीं, बदायूनी, ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी करवाया था, किया, हाँ भाई, अच्छा करवाया था अलग है, किया था अलग है, अच्छा ठीक है, इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं ना, चलिए अच्छा कोई बात नहीं। तो बताइएगा कि महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था, 3 ठो ने किया, बदायूनी। नहीं देखिए 3 ठो नहीं याद रखना है, अच्छा ठीक है, फेमस जो है देखिए 3 ठो नहीं 2 ठो है, 3 ठो है, लेकिन 3 ठो में ज्यादा फेमस यही है, अब्दुल कादिर बदायूनी। क्वेश्चन भी आएगा ना तो यही आएगा, ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। लेकिन अगर बीपीएससी का रहे मान लीजिए तो उसमें तो दे देता है 1 से अधिक, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये और इनमें से 1 से अधिक, तब हो सकता है इसमें 2 ठो घुसा दे, अलग वाली बात है, लेकिन याद रखना है अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। तो बताइएगा महाभारत का जब फारसी में अनुवाद हुआ उसे क्या कहा जाता है, रज्मनामा, ठीक है, रज्मनामा क्या कहा जाता है, रज्मनामा, ठीक है। उसका अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। तो बताइएगा 2 ठो अभी सवाल पड़े ना, रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, हाँ अब्दुल कादिर बदायूनी, हाँ अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नकीब खान साहब ने। अगला बताइएगा कि बाबरनामा, जिसको बोलते हैं तुज्जु के बाबरी, ठीक है, तुज्जु के बाबरी, उसका जो है फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, तुज्जु के बाबरी। सबसे पहले बताइएगा कि तुज्जु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था,
तुझू के बाबरी की हाँ? भाषा में लिखा गया था तुर्क भाषा। तुर्क भाषा में, ठीक है। कौन सी भाषा? तुर्क भाषा में। लेकिन उसको जो है तुजू के बाबरी को फारसी में अनुवाद किसने किया था? रहीम खान खाना। हाँ, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। हाँ, अगला बताइएगा कि फैजी ने नल दमयंती, ठीक है, नल दमयंती बताइए पहले। नल दमयंती जो है, दमयंती की रचनाकार कौन थे? सूरदास। सूरदास, ठीक है, सूरदास। तो फैजी ने जो है नल दमयंती कथा का जो है फारसी में अनुवाद करवाया। किसमें? फारसी में अनुवाद करवाया। उसे क्या कहा जाता था? फारसी सहेली। सहेली, ठीक है। उसे क्या कहा जाता था? सहेली। सहेली, ठीक है। नल दमयंती को सहेली, दमयंती सहेली, याद रहेगा, दमयंती सहेली, ठीक है। तो किसने करवाया था? फैजी ने, ठीक है, फारसी में अनुवाद किया था, करवाया था। अगला बताइएगा कि भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में किसने करवाया था? किसने किया था? हाँ, टोडरमल ने, ठीक है। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? टोडरमल ने किया था, ठीक है, टोडरमल ने किया था। बताइएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? अकबर के काल को, ठीक है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। अगला बताइएगा कि अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि किसे दिया था? नहीं, बीरबल को, ठीक है। कवि प्रिय की उपाधि अकबर ने किसे दिया था? तो बीरबल को, ठीक है। भूख लग गया, बोलिए। तो क्या पूछे अभी? अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि किसे दिया था? बीरबल को, ठीक है। और अगर पूछे कि महापात्र की उपाधि अकबर ने किसे दिया था? नरहरि, ठीक है, नरहरि, हरि नारायण राय नहीं, ठीक है, नरहरि। महापात्र की उपाधि नरहरि को और कवि प्रिय की उपाधि बीरबल को। ये सब उपाधि किसने दिया था? अकबर ने दिया था। अगला बताइएगा कि किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था? गुजरात विजय, ठीक है, गुजरात विजय। और किसने किया था? अकबर ने करवाया था, ठीक है, अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा, ठीक है। कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने कब करवाया था? कौन से उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। और समुद्र, अभी पहले पढ़े हम लोग, सब पहली बार अकबर ने समुद्र कब देखा था? तो गुजरात विजय में, ठीक है, गुजरात अभियान के दौरान, ठीक है, गुजरात अभियान के दौरान। अगला बताइएगा कि 4 बाग बनाने की परंपरा शुरुआत अकबर के समय में, ठीक है, 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में। अगर पूछे कि मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? नहीं, बाबर को, ठीक है। सब अकबर एक बार बाबर से पूछ दिए तो हालत खराब। तो मुबैयान नामक जो है पद शैली की जन्मदाता किसे कहा जाता है? बाबर को। लेकिन 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर, ठीक है, 4 बाग अकबर। बताइएगा कि अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दिया था? हाँ, अब्दुल समद, ठीक है, अब्दुल समद। और बताइएगा जड़ी कलम की उपाधि किसे दिया था? जड़ी कलम की तो कश्मीरी, ठीक है, हुसैन कश्मीरी। यहाँ 2 कलम है, एक तो सीरी कलम है, ब्लू कलम नहीं, ठीक है, एक तो सीरी कलम है और एक तो जड़ी कलम है। तो सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद, ठीक है, अब्दुल समद। वहीं जड़ी कलम की उपाधि हुसैन कश्मीरी। और ये सब पद जो है किसने दिया था? अकबर ने दिया था, ठीक है, अकबर ने। अगला बताइएगा कि मुगलों का जो राजकीय भाषा थी कौन सी थी? फारसी भाषा, ठीक है। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, ठीक है। बताइएगा कि अकबर ने जो है कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे? क्या उसको बोलते हैं सर? नगाड़ा, ठीक है, बोलते क्या है? नगाड़ा, उसको नक्कारा भी बोलते हैं, ठीक है, नगाड़ा। अकबर ने जो है नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है। बताइएगा कि किस विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर उसने बाज की आकृति का मतलब छपवाया था, अंकित करवाया था? कौन सी विजय के उपलक्ष्य में उसने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी? तो उसका अंतिम विजय कौन सा था? असीरगढ़, ठीक है, असीरगढ़। कौन सा? असीरगढ़। तो अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर
बाज की आकृति अंकित करवाई थी, ठीक है। कौन सी आकृति? बाज की आकृति। तो असीरगढ़ जो है अभियान जब हुआ था उस टाइम वहां का शासक कौन थे? तो मीनार बहादुर, मीरन बहादुर, ठीक है। कौन थे? मीरन बहादुर, ठीक है। और ये अकबर का अंतिम पड़ाव था। पड़ाव नहीं, अभियान था, ठीक है। अंतिम अभियान था, पड़ाव ही समझिए। इसके बाद तो मृत्यु हो गया था उसका। कब? 1605 में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 1601 में ये हुआ था और 1601 में जो है असीरगढ़ का अभियान हुआ और 1605 में उसकी मृत्यु हो गई और अब टॉपिक की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग जहांगीर। हाँ, अकबर की मृत्यु के साथ जो है टॉपिक की मृत्यु हो गई। तो जहांगीर हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जहांगीर से जहां तक देंगे टॉपिक टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। आज का पेज नंबर था 36, ठीक है। पेज नंबर 36 कल से स्टार्ट करेंगे, कल से भी 36 से ही स्टार्ट होगा। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। और पहले बता दें पॉलिटी अगले क्लास में फिर करेंगे, ठीक है। आज चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो टेलीग्राम चैनल पे होमवर्क डाल दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है GKGS ग्रुप डिस्कशन। GKGS ग्रुप डिस्कशन पे आप लोग देखिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू। थैंक यू सर।